दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के खास कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। आज बात करेंगे संसद की, और संसद में जो कोहराम मचा है उसकी बात करेंगे। संसद का जो बदरंग चेहरा सामने आ रहा है उसकी बात करेंगे। संसद की मर्यादा का पालन कौन कर रहा है उसकी बात करेंगे। तो आज कुल मिलाकर बात होगी संसद की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अब तक लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। यानी 141 सांसद इस समय निलंबित हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा की कुल जो सांसदों की संख्या है उसका 6वां हिस्सा है। यानी 1/6 सांसद आज संसद से बाहर हैं। और ये सांसद कौन है? ये सांसद जो हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं। वो 141 सांसद देश की 141 लोकसभाओं के जो लाखों करोड़ों की जनता है उसके प्रतिनिधि हैं। उन प्रतिनिधियों को आज संसद से बाहर कर दिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आज लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा है कि ये सांसद न तो लॉबी में आ सकते हैं, न सदन में आ सकते हैं, न वो संसद की किसी कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, और वो स्टैंडिंग कमेटी में भी अपनी बात नहीं रख सकते हैं, उसके चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, उनको दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। भाई, जब कुछ करेंगे ही नहीं तो वो किस बात के सांसद रह गए हैं? सरकार क्या चाहती है? क्या सांसदों को उनके हाथ पांव काट के आप कहिए कि आप बस मोम के पुतले बने रहिए और आप सांसद कहने के लिए हैं, लेकिन आप उस जनता की आवाज संसद के अंदर नहीं उठा सकते हैं जिसके लिए जनता ने आपको चुनकर संसद में भेजा है। और ये उनका दायित्व है, कर्तव्य है कि अपनी जनता, अपने क्षेत्र की जनता, अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता की बात वो संसद में रखे। लेकिन आज उनको इसकी इजाजत नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है, वो निलंबित कर दिए गए हैं। और आरोप क्या है? आरोप यह है कि संसद की कार्यवाही में वो बाधा डाल रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब संसद में कोई सांसद बिल में आया हो। ये पहला मौका नहीं है जब संसद के अंदर तख्तियां लहराई गई हो। ये पहला मौका नहीं है जब सभापति के बारे में या लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सांसदों ने कोई टिप्पणी की हो। हमें याद आता है जब यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी के सांसदों ने क्या कोहराम मचा रखा था संसद के अंदर। यहां तक कि वो मनमोहन सिंह के बारे में खुलेआम कहते थे ये तो मौन रहते हैं, ये मौन सिंह हैं, ये मनमोहन नहीं मौन मोहन है। तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के बारे में संसद के अंदर, संसद के बाहर, पूर्व में कही गई है। और इसको लेकर इतना कठोर, इतना निर्मम फैसला जो सरकार कर रही है, ये सरकार की कोई और मंशा की ओर इशारा करता है। ये सहज, स्वाभाविक बिल्कुल नहीं हो सकता, कहीं से नहीं हो सकता। आप देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने आज राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको फोन किया और बताया कि जो उनके साथ उनकी मिमिक्री हुई, जो कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद ने संसद के बाहर निकलकर जो उनके वहाँ गेट है एक, वहाँ पर मिमिक्री की और कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे थे, उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, उसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि मुझे बहुत चोट पहुंची है इससे। और उन्होंने ये जोड़ा कि मेरा भी अपमान 20 साल से ऐसे ही करते रहे हैं लोग। तो सवाल है कि अगर अपमान हुआ तो ठीक है, अगर आपको ये अपमानजनक लगा, आपने इसको व्यक्त किया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री का ये दायित्व तो नहीं था कि जो 141 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं, जिनके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, उनके नेता को भी एक फोन करके बता देते कि जिस तरह से आप लोगों को बाहर निकाला गया है ये भी निंदनीय है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका भी मुझे अफसोस है और हम कोई रास्ता निकालेंगे ताकि ये सांसद जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो संसद के अंदर आकर उनकी आवाज बन सके, उनकी आवाज उठा सके। जहां तक अपमान की बात है, जहां तक इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहने की बात है, तो ये कौन सी नई बात है, जरा मुझे बता दीजिए। संसद के अंदर और संसद के बाहर उग्र प्रदर्शनों का हमारे देश में इतिहास रहा है। हम आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों से लड़कर यहां तक पहुंचे हैं और विरोध और प्रतिरोध
हमारे हमारे जेहन में है, हमारे खून में है कि अगर कोई चीज हमें पसंद नहीं आती है तो हम उसका विरोध करते हैं। पुतला जलाना, पुतले को चप्पल से पीटना, पुतले को आग लगा देना, उसकी शव यात्रा निकालना, क्या ये सब दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? क्या ये बीजेपी ये सब नहीं करती आई है? क्या कांग्रेस ये नहीं करती आई है? क्या लेफ्ट पार्टियां ये करती नहीं आई है? ये सब लोग ये सब करते आए हैं और संसदीय लोकतंत्र में इसको वाजिब माना जाता है, इसको लोकतांत्रिक माना जाता है, इसको प्रतिरोध का सही तरीका माना जाता है। और इसको लेकर इतनी हाय तौबा मचाने की, जैसी हाय तौबा इस समय मची हुई है, ऐसी हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है कि थी। इसमें सबको मिल बैठकर, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को, प्रधानमंत्री को, जो दोनों सदन में जो नेता है बीजेपी के उनको, और जो विपक्ष के तमाम नेता हैं उनको मिलकर बैठकर इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए था। क्योंकि संसद में ये पूछना कि भाई ये संसद पे हमला कैसे हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संसद में आकर जवाब देना चाहिए, ये कहां से गैर न्यायोचित हो गया, ये कहां से गलत हो गया, ये मांग कहां से बेकार की साबित हो रही है? ये मांग तो वाजिब है। संसद पे हमला हुआ है, ये संसद पे हमला एक तरह से देश पे हमला हुआ है और देश की सुरक्षा में चूक हुई है, संसद की सुरक्षा में चूक हुई है। जहां हजारों कर्मचारी तैनात है, जहां खुफिया एजेंसियां तैनात है, सब की सब विफल साबित हुई है। और बीजेपी के उस सांसद से क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है जिसके रिकमेंडेशन पे ये पास दिया गया? मैसूरू के सांसद हैं, उनके रिकमेंडेशन पे ये पास दिया गया, बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष से, सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की उन पार्टियों से, उनके नेताओं से कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, आप विरोध क्यों कर रहे हैं सरकार का? तो क्या सरकार, सब लोग सरकार की का नाम लें, तालियां बजाएं, उनकी आरती उतारें? क्या विपक्ष इसलिए होता है? विपक्ष इसीलिए होता है कि वो सरकार की कमियों पर, सरकार की नाकामियों पर, जो जनता की जो आवाज है उसको उठा सके, अपनी आवाज बुलंद कर सके, संसद के अंदर करे, संसद के बाहर करे। तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है और मुझे लगता है आज की तारीख में विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ हमें तो दिखाई दे रहा है। जरा याद कीजिए मनमोहन सिंह के काल को, यूपीए के 10 साल के कार्यकाल को। सुषमा स्वराज ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन क्या ऐसी कटुता थी तब? ऐसी कटुतापूर्ण बातें होती थी क्या? मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज के बीच जो वाक युद्ध होता था, क्या लोग वो उसे भूल गए हैं? कितनी खूबसूरत बातें वो लोग करते थे, एक दूसरे का जमकर विरोध करते थे और एक दूसरे के साथ आंख मिलाकर, हंसकर और हाथ मिलाकर भी बात करते थे। मैंने राज्यसभा टीवी में रहते हुए ये सब देखा है और बहुत अच्छे से देखा है कि कैसे संसद का जब सदन का सत्र खत्म होता था या उस दिन की कार्रवाई खत्म होती थी तो कैसे सारे नेता सेंट्रल हॉल में और दूसरी जगह पर आपस में घुल मिलकर बात करते थे, हंसते हुए बात करते थे। और फिर जब संसद के अंदर पहुंचते थे, लोकसभा के अंदर पहुंचते थे, राज्यसभा के अंदर पहुंचते थे तो उनके अंदर फिर जमकर बहस होती थी, एक दूसरे पर आरोप होते थे, छींटाकशी होती थी। मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह ने एक बार मिर्जा गालिब का मशहूर शेर पढ़ा और सुषमा स्वराज पे उन्होंने कटाक्ष किया। और सुषमा के कोई मसला था, मुझे ठीक याद नहीं है कि वो मसला क्या था उस समय। उन्होंने कहा कि हमको उनसे वफा की उम्मीद है, हमको उनसे वफा की उम्मीद है जो नहीं जानते वफा क्या है। हमको उनसे वफा की उम्मीद है जो नहीं जानते वफा क्या है। तो सुषमा स्वराज कहां चूकने वाली थी? सुषमा स्वराज ने भी पलट कर जवाब दिया, बड़े मुस्कुराते हुए, एक जो कहते हैं बिहार में चवनिया मुस्कान देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ तो बशीर बद्र का शेर पढ़ा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये एक मौका था जब दोनों के बीच ये शेरो शायरी में बात हुई और फिर दोनों खूब हंसे और बड़ा दोस्ताना रिश्ता उनके बीच नजर आता था। अरुण जेटली के टाइम में भी जब वो राज्यसभा में नेता थे तब भी इस तरह के कई वाक़ये सामने आए जब विपक्ष और सरकार ने मिलकर किसी मसले को हल किया, किसी मसले को आगे बढ़ाया। एक दूसरा बड़ा मशहूर मामला है
सुषमा स्वराज ने बशीर बद्र का एक मशहूर शेर पढ़ा, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और यही नहीं रुकी वो, उन्होंने एक दूसरा शेर भी पढ़ा, तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। जरा सोचिए, सुषमा स्वराज जब ये पढ़ रही होंगी और मनमोहन सिंह ये सुन रहे होंगे, तो संसद के अंदर लोगों के मन में, लोगों के दिल में कितनी गुदगुदी हो रही होगी कि एक प्रधानमंत्री है, एक विपक्ष की इतनी बड़ी नेता है, और दोनों आपस में शेरो शायरी से इतना खूबसूरत संवाद कर रहे हैं, जहाँ वैमनस्यता नहीं है, कटुता नहीं है, वो वहाँ अपनी बात कहने की चाहत है, लगन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक दूसरा मौका भी आया, एक दूसरा वाकया भी आया, जब मनमोहन सिंह ने सुषमा स्वराज पर कटाक्ष किया कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख और मेरा इंतजार देख। अब सुषमा स्वराज के लिए यह शेर थोड़ा भारी पड़ गया था, लेकिन सुषमा स्वराज जी यहां नहीं रुकी, उन्होंने भी पलट कर शेर मारा, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो आप देखिए, इस शेर में, इस तरह की वार्तालाप में, इस तरह की बातचीत में बहुत सारी बातें, अनकही बातें कह दी जाती हैं और बता दी जाती हैं कि मैं आपका विरोध कर रही हूं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, और आपको अपने कामकाज के तरीके में, अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए, ठीक करना चाहिए, और जनता की सेवा में और उनके कामकाज में आपको और पारदर्शिता लाना चाहिए, और विपक्ष की आवाज को और सुनना चाहिए। ये बात आज संसद में लैक करती है। आज संसद के अंदर ऐसा लगता है जैसे कि क्रिकेट का मैदान हो, कोई युद्ध का मैदान बना हुआ हो, और सांसद जो हैं, विपक्ष के जो सांसद हैं और सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, और वो कोई युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। 11 बजे को युद्ध का शंखनाद होता है और दोनों पक्ष तलवारें लेकर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल प्रहार के लिए तैयार रहते हैं। संसद का ये काम नहीं है, संसद ऐसे नहीं चलती। ये ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने बॉलिंग की, दूसरे ने उसको जो है बिल्कुल स्टेडियम के बाहर मार दिया, और एक बॉलर ने जो है ऐसा बाउंसर मारा कि सामने बैट्समैन का माथा फट गया। तो ये संसद युद्ध का मैदान नहीं है, संसद क्रिकेट का भी मैदान नहीं है। संसद जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने का मैदान है, जहां जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की है कि वो आपस में मिल बैठकर जनता के उन आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करें जिसके लिए वो वोट डालती है और आपको चुनकर संसद के अंदर भेजती है। दरअसल आज कोई बीच का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। रोज सांसद निलंबित किए जा रहे हैं, रोज उन पे कार्रवाइयां हो रही हैं। सरकार जो है वो बढ़ चढ़कर विपक्ष को एक विलन, जिसको कहते हैं विलन, साबित करने में लगी हुई है, और विपक्ष सरकार से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से ये मांग कर रहा है कि आप सदन के अंदर आइए, सदन में आकर बताइए कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, 13 दिसंबर को कैसे ये लड़के आ गए, कैसे ये बिल में कूद गए, कैसे इन्होंने रंगीन धुआं फैला दिया, इनकी मांग क्या थी, ये नारे क्या लगा रहे थे, इनका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में गृह मंत्री आकर जवाब दे। तो ये मांग कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है कि सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती है। दरअसल सरकार पर्दादारी करना चाहती है। हमें याद आता है 2001 में जब संसद पे हमला हुआ था 13 दिसंबर को, तब भी जो है गृह मंत्री थे उस समय लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने संसद में आकर बयान दिया था, और तब बड़ी लंबी चौड़ी जांच हुई, संसद की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया, और जो लोग शहीद हुए थे आज भी उनकी शहादत को लोग याद करते हैं। तो संसद का इतिहास जो है वो सरकार और विपक्ष के साझा सहयोग का इतिहास रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज की बात मैं करूं तो लोकसभा में और राज्यसभा में जो सांसद निलंबित हो गए हैं या जो निलंबित नहीं भी हुए हैं, वो सब गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। वो सरकार को कह रहे हैं कि आप हमारा निलंबन वापस लीजिए, आप हमें फिर से जनता की आवाज बनने का मौका दीजिए। मगर सरकार क्या कह रही है,
हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं, हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अरे भाई, आप कौन हैं? आप राजा नहीं हैं, आप लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आपको विपक्ष की आवाज सुननी पड़ेगी और विपक्ष को भी थोड़ा सा ढीला रवैया अख्तियार करना पड़ेगा ताकि संसद की कार्रवाई जो है वो चलती रहे और वो उस रूप में चले जिस रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। ये जो अधिनायकवादी रवैया है, ये जो तानाशाही रवैया है सरकार का, वो चलने वाला नहीं है। ये लंबे समय तक किसी भी कहीं भी नहीं चलता है। और बार बार इस ओर विपक्ष बार बार ये इशारा कर रहा है कि सरकार का जो रवैया है आज वो अधिनायकवादी है, वो तानाशाही है और सरकार को इससे बचना चाहिए, इससे गुरेज करना चाहिए और विपक्ष को तरजीह देना चाहिए। अधिनायकवादी रवैया वो होता है जिसमें आप पर कार्रवाई होती है और वो नियम कानून के हिसाब से दिखाई देती है कि ये कार्रवाई मैंने नियम कानून के हिसाब से की है। और तानाशाही रवैया ये होती है जिसमें कोई नियम कानून को सरकार नहीं मानती है और बिना नियम कायदे कानून को वो आवाम पे या विपक्ष पे कह लीजिए या नेताओं पे कह लीजिए वो डंडे चलाती है। तो ये अधिनायकवादी रवैया इस समय सरकार का है, जो कब तानाशाही रवैया में बदल जाएगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल काम है। एक जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मिमिक्री वाली बात है, वो मिमिक्री वाली बात पे मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इस मिमिक्री से कौन डरता है और क्यों डरता है। दरअसल जो इतिहास है हमारा देश का और दुनिया का इतिहास है, उसमें ये देखा गया है कि कोई भी तानाशाह, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी तानाशाह वो केवल और केवल दो चीज़ों से, तीन चीज़ों से डरता है। वो डरता है साहित्य से, वो डरता है कविता से, वो डरता है कहानी से, वो डरता है मिमिक्री से, वो डरता है प्रासन से। क्योंकि इन चीज़ों का कोई मूर्त रूप नहीं होता है, ये अमूर्त होता है और ये सीधे लोगों के दिमाग पर जाकर असर करता है, इसलिए इसको सिंबोलिज्म कहते हैं। तो जब विपक्ष इस तरह के सिंबोलिज्म का सहारा लेता है तो एक आदमी जिसके दिमाग में तानाशाही विचार हो या तानाशाही की सोच रखता हो वो, उसको ये बात बहुत कचोटती है। उसको लगता है इसने वहाँ वार किया है जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सरकार फिलहाल अधिनायकवादी नहीं होगी, तानाशाही नहीं होगी, उसका लोकतंत्र पे भरोसा होगा और लोकतंत्र जो है वो जिंदा रहेगा, तभी ये देश भी जिंदा रहेगा और आज़ादी की जो हमारी लड़ाई है उसके जो नतीजे निकले हैं वो भी जिंदा रहेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब बहुत सारे सांसदों को एक साथ संसद से बाहर निकाला गया हो। हमें याद आता है 15 मार्च 1989 को भी लोकसभा से 63 सांसदों को एक साथ बाहर निकाल दिया गया था। तब मौका था इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच रिपोर्ट को पेश करने की मांग हो रही थी और विपक्ष कह रहा था कि संसद में ये रिपोर्ट, इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच की रिपोर्ट पेश की जाए और इसे लेकर सरकार, उस समय की सरकार इस रिपोर्ट को पेश करने को लेकर आनाकानी कर रही थी और हंगामा कर रहे विपक्ष के 63 सांसदों को निकाल दिया गया था। तो उस समय भी जो ये कार्रवाई हुई थी वो गलत थी और आज भी जो कार्रवाई हो रही है वो निहायत गलत कार्रवाई है। इसको मुझे गलत कहने में कोई गुरेज नहीं है और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप राज्यसभा के या लोकसभा के सांसद पे कोई कार्रवाई करते हैं तो आप उन पर कोई व्यक्तिगत कार्रवाई नहीं करते हैं, आप उनके क्षेत्र की 15 लाख 20 लाख जनता के ऊपर कार्रवाई करते हैं, उनकी आवाज़ को बंद करते हैं और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात हमें लगता है सरकार को समझने की जरूरत है। अब रही बात कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है, सरकार विपक्ष को संसद से बाहर क्यों करना चाह रही है, सरकार की मंशा क्या है। तो इस मंशा की ओर खड़गे जी ने इशारा किया है। खड़गे जी का कहना है कि दरअसल सरकार जो है सीआरपीसी और आईपीसी के 3 कानूनों को संसद में पास कराना चाहती है और वो नहीं चाहती कि इस कानून के अंदर जो बारीकियां सरकार लेकर आई हैं उन पर कोई चर्चा हो, इसलिए वो विपक्ष विहीन संसद में इन कानूनों को पास कराकर देश के पे थोपना चाहती है।
हमें याद आता है कांग्रेस के ज़माने में भी इस तरह के बहुत से कानून बनाए गए थे और उन कानूनों को जब लागू किया गया तो उसका दर्द भी इस देश ने भोगा है और बाद में उसमें से बहुत सारे कानूनों को उसके बाद की सरकारों ने वापस लिया और देश से माफ़ी भी मांगी कि इस तरह के कानून नहीं बनाए जाने चाहिए थे। तो कोई भी कानून को बनाया जाता है तो स्टैंडिंग कमेटी में उसकी चर्चा होती है, सेलेक्ट कमेटी में उसकी चर्चा होती है, सारे सांसदों की राय होती है, विपक्ष के सांसदों की राय होती है, सदन के अंदर उस पर लंबी बहस होती है और उसके बाद अमेंडमेंट्स के साथ उस कानून को पास किया जाता है। लेकिन जब केवल सत्ता पक्ष ही रहेगा तो कोई चर्चा नहीं होगी, कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, कोई उस पर बहस नहीं होगी, कोई गलती हो गई है सरकार से तो उस पर उंगली रखने वाला कोई नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और इस तरह से कानून नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में होता क्या है, जनता सब कुछ साइलेंटली देखती है, जनता इंतजार करती है, फिर वो चुपचाप रहती है और फिर इंतजार करती है 5 साल गुजर जाने का या मौका मिलने का जब वो बटन दबाकर, ईवीएम का बटन दबाकर, पहले वो बैलेट पे मुहर लगा कर करती थी, वो अपने नेताओं को, सत्ता को, विपक्ष को, सबको सबक सिखाती है और वो बता देती है कि अगर हमारी बात नहीं करोगे, हमारे दुख दर्द को नहीं सुनोगे तो हम आपको सत्ता से हटा देंगे, आपको सत्ता से बाहर कर देंगे और आपको हम विपक्ष में बिठा देंगे। सरकार को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि विपक्ष मुक्त संसद और प्रतिरोध मुक्त सड़क लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दरअसल कहते हैं, एक पुरानी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाते होए। ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम का फल नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने भी पूर्व में बहुत सारे बबूल के पेड़ लगाए थे और आज उसके कांटे उसे चुभ रहे हैं। तो अगर बीजेपी भी आज अगर बहुत सारे बबूल के पेड़ लगा रही है तो कल जब आएगा तो ये कांटे उनको भी उसी तरह चुभेंगे जिस तरह कांग्रेस को आज चुभ रहे हैं। तो मुझे लगता है आज नज़रिया में इतना ही। फिर किसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे और आपकी राय भी जानना चाहेंगे। अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो, नज़रिया अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मदद भी कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, नज़रिया के लिए।